हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करेंट अफेयर्स विद अनुराधा। आज मैं आप लोग के साथ प्रतियोगिता दर्पण अक्टूबर 2021 के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स विद डिटेल एक्सप्लेनेशन डिस्कस करूंगी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या फिर जिन लोगों ने नहीं देखा है, मैंने रिसेंटली आप लोगों के लिए पीडी अक्टूबर का मेमोरेबल पॉइंट्स अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, एक बार जाकर के जरूर देख लीजिएगा। और हाँ, मैंने रिसेंटली आप लोग के लिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन भी डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक भी ऊपर आई कार्ड में प्रोवाइड कर दूंगी, एक बार जाकर के जरूर देख लीजिएगा। इस बार का पीडी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनुअल स्पेशल 2 पीडी है। इस बार की पीडी में अक्टूबर के जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो सारे ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप देखिएगा, इस बार आपको न्यू ड्रोन पॉलिसी को इंक्लूड किया गया है, बहुत सारे स्कीम्स इंक्लूडेड हैं, साथ ही साथ न्यू मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम भी इंक्लूडेड है। मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं इन सारी चीज़ों को बहुत लीन एंड थीन लैंग्वेज में आपको समझा पाऊँ। और इस बार के पीडी में आपको लास्ट 1 ईयर का पर्सन इन न्यूज़, अवार्ड एंड ऑनर्स, डेथ, बुक्स एंड ऑथर, इन सारी चीज़ों को भी एक जगह पे कवर किया है। बहुत जल्दी मैं आपको इसका भी एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके जाइए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट। चलिए, मेरा पहला न्यूज़ ही बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल टॉप वार गेमिंग एक्सरसाइज। ये जो एक्सरसाइज है वो इंडिया की 3 आर्म्ड फोर्सेज, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, इन तीनों के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया था रिसेंटली फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 2021 में। ये फाइन ट्यून के लिए इसको ये जो मॉडल है इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस थिएटर कमांड, इसको फाइन ट्यून के लिए इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। अब मैं आपको इसके कुछ मेजर हाईलाइट्स बता देती हूँ। इस एक्सरसाइज में सीनरीज लाइक फेसिंग अ टू फ्रंट वार फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान वेयर वार गेम्ड. It is also included a frank and free-wheeling exchange to involve best practice on थ्रेटराइजेशन। पीएम मोदी जी के द्वारा रिसेंटली इसको अनाउंस किया गया था। क्रिएशन ऑफ 4 न्यू इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड फ्रॉम द रेड फोर्ट ऑन 15 अगस्त 2021। ये जो 4 न्यू कमांड्स हैं वो वेस्ट ईस्ट इंटीग्रेटेड मैरीटाइम थिएटर कमांड रहेंगे और इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कमांड रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि एट प्रेजेंट अगर आप देखिएगा तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में 17 कमांड्स हैं, जिसमें से 7 कमांड्स जो हैं वो आपको आर्मी के हैं, आर्मी एंड एयरफोर्स के हैं 7 कमांड्स ईच, और नेवी के 3 कमांड्स हैं। अभी रिसेंटली 4 न्यू कमांड्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। एक और चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूँ, देयर इज ओनली 1 ट्राई सर्विस थिएटर कमांड ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज, वो आपको अंडमान एंड निकोबार कमांड है, जो कि आपको पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ऑफ इंडिया में है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़ भी। चलिए, नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। CPLP और ल्यूसोफोन कंट्रीज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज। पहले आप इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। इसका फुल फॉर्म है कम्युनिटी ऑफ पोर्तुगीज लैंग्वेज कंट्री। इट वाज इन न्यूज़ बिकॉज इंडिया हैज़ ज्वाइन CPLP एज एसोसिएट ऑब्जर्वर। देखिए, CPLP क्या होता है मैं आपको पहले बता देती हूँ। अभी रिसेंटली इसकी 13 समिट ऑर्गेनाइज की गई थी कम्युनिटी ऑफ पोर्तुगीज लैंग्वेज कंट्रीज़ की। ये आपको अंगोला में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें इंडिया और 9 अदर कंट्रीज जो है, इसने भी रिसेंटली एसोसिएट ऑब्जर्वर के रूप में इसको ज्वाइन किया है। इसके अंदर आपको 9 कंट्रीज है, लाइक ये जो 9 कंट्रीज है वो है आपको कनाडा, आइवरी कोस्ट, ग्रीस, इंडिया, आयरलैंड, पेरू, कतर, रोमानिया, स्पेन एंड यूएस। इन लोगों ने भी एसोसिएट ऑब्जर्वर के रूप में CPLP को रिसेंटली ज्वाइन किया है। 3 ऑर्गेनाइजेशन नेमली इब्रो अमेरिकन कॉन्फ्रेंस, द G7+ एंड द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर पब्लिक लॉ, इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने भी एसोसिएट ऑब्जर्वर के रूप में इसको रिसेंटली ज्वाइन किया है। CPLP को ल्यूकोफोन कंट्रीज के नाम से भी जाना जाता है, पोर्तुगीज स्पीकिंग कंट्रीज। ज्वाइनिंग द कम्युनिटी विल हेल्प इंडिया टू स्ट्रेंथन इट्स टाइज विथ पोर्तुगीज स्पीकिंग वर्ल्ड। अगर आप देखिएगा CPLP के बारे में, तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है मेड अप ऑफ 9 कंट्रीज, अंगोला, ब्राज़ील, पुर्तगाल, ईस्ट तिमोर, केप वेर्सोडो, तोम, प्रिंसिपल, इक्वेटोरियन गुइनिया बिशू, इन सब जो है इनको, और 32 इसमें ऑब्जर्वर है। 9 कंट्रीज इसका मेंबर है और 32 एसोसिएशन है इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। ये एक मल्टीलैटरल फोरम है क्रिएटेड टू डिपेंड कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉर्पोरेशन अमॉन्ग द ल्यूकोफोन नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ल्यूकोफोन्स का मैं मतलब बताती हूँ। ल्यूकोफोन कंट्रीज उन कंट्रीज को कहा जाता है जहाँ पे पोर्तुगीज जो है, पोर्तुगीज जो है वहाँ स्पीकिंग कंट्रीज को हम ल्यूकोफोनिक कंट्रीज कहते हैं। और ये CPLP जो है वो
बेसिकली आपको इसी का एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। रिसेंटली इंडिया और 9 अदर कंट्रीज ने इसके एसोसिएट ऑब्जर्वर के रूप में रिसेंटली इसको ज्वाइन किया है। नेक्स्ट है हमारा INS विक्रांत, रिसेंटली सीन इन न्यूज़। ये इंडिया का फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी कमीशन्ड बाय इंडियन नेवी इन 2022। नेक्स्ट न्यूज़ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हाईएस्ट रोड इन लद्दाख हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ एट अ हाइट ऑफ, देखिए वर्ल्ड का हाईएस्ट जो रोड है वो आपको रिसेंटली इसको BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है। ये जो है वो आपकी वर्ल्ड हाईएस्ट 52 किलोमीटर लॉन्ग टारमेक रोड और मोर्टेबल पास एट उमिलंग ला पास इन ईस्टर्न लद्दाख में है। इसके अगर आप एल्टीट्यूड देखिएगा तो 19,300 फीट की हाइट पे इसको बनाया गया है, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो साउथ अमेरिका का एक रोड है, वो आपको 18,953 फीट पे था, उसका रिकॉर्ड इसने ब्रेक करा है। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रोड है जो कि रिसेंटली लद्दाख में क्रिएट किया गया है। इस रोड के आने से ऐसा कहा जा रहा है कि लद्दाख में आपको सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन एंड प्रमोशन ऑफ टूरिज्म जो है इसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रमोशन मिलेगा। अब मैं आपको बता दूँ इस रोड के बारे में। यहाँ पे इस जो वर्ल्ड का हाईएस्ट रोड है इसके बारे में कहा जा रहा है कि जो माउंट एवरेस्ट का जो बेस कैंप है उससे भी ज़्यादा इसकी हाइट है। देखिए अगर आप माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप अगर आप नॉर्थ में देखिएगा जो कि तिब्बत में, नॉर्थ बेस जो कि तिब्बत में, वो आपको 16,900 फीट पे है। वहीं अगर आप साउथ बेस देखिएगा जो कि आपको नेपाल में है वो 17,598 की फीट पे है। तो इन दोनों से ज़्यादा जो ऊंचाई पे जो ये रोड जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट रोड वो 19,300 फीट की हाइट पे रिसेंटली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा गोगरा और पेट्रोल पॉइंट 17A रिसेंटली सीन इन न्यूज़पेपर इसे। देखिए एक प्लेस है, पॉइंट है ऑन द कंटेस्टेड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वेयर फोर्सेस फ्रॉम इंडिया एंड चाइना वेयर इन फेस ऑफ सिचुएशन। रिसेंटली फोर्सेस ऑफ बोथ द कंट्रीज पुल्ड बैक फ्रॉम गोगरा। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा नेम द फर्स्ट इंडियन PM टू प्रिसाइड ओवर UNSC मीट। नरेंद्र मोदी जी पहले PM बने हैं जिन्होंने UNSC की जो मीट है उसको प्रिसाइड करा है। ये रिसेंटली 9 अगस्त 2021 को ये मीट जो था वो आपको चेयर किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब मैं आपको बता दूं इसके बारे में कुछ चीज़ें। पहले मैं आपको UNSC के बारे में बता देती हूँ। ये एक इज़ द ओनली UN बॉडी दैट कैन मेक लीगली बाइंडिंग डिसीजंस लाइक imposing sanctions and authorizing use of forces. India is a non-permanent member of UNSC. He chaired the open debate on enhancing maritime security, a case of international cooperation. India is presently a non-permanent member of UNSC. मैं आपको 5 परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC बता देती हूँ। ये है आपको चाइना, फ्रांस, रशिया, US एंड UK। बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में रहता है हमेशा। चलिए नेक्स्ट है हमारा जायद तलवार इज अ नेवल एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन। जायद तलवार जो है वो इंडियन नेवी एंड यूनाइटेड UAE की नेवी के बीच में एक बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, ऑर्गेनाइज किया गया था ऑफ द कोस्ट ऑफ आबू धाबी। यहाँ पे अगर आप इंडिया की तरफ से देखिएगा तो INS कोची एंड 2 इंटीग्रेटेड सी किंग MK-42B हेलीकॉप्टर्स ने पार्टिसिपेट किया था। वहीं UAE की तरफ से अल धाफड़े ए ब्रहनुष क्लास गाइडेड मिसाइल, इन सब ने वहाँ इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था। देखिए इस टाइम पर अगर आप देखिएगा तो इंडिया का जो UAE के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज है उसको काफ़ी ज़्यादा बूम मिल रहा है। बहुत ज़्यादा मिलिट्री एक्सरसाइजेज इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, जिसमें से एक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था एक्सरसाइज डेजर्ट ईगल। ये एक बायलेटरल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है। इसके बाद है आपको एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6। ये एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है हमारा नेम द फर्स्ट एवर नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। तो इन दोनों के बीच में पहला जो नेवल एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज किया गया वो है अल मोहम्मद अल हिंदी 2021। ये फर्स्ट नेवल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया एंड सऊदी अरेबिया की नेवी के बीच में रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था 9 अगस्त 2021 के बीच में। यहाँ पे INS कोची द फ्लैगशिप डिस्ट्रॉयर ऑफ द इंडियन वेस्टर्न फ्लीट अराइव्ड एट द Port Zulbali, Saudi Arabia, representing India. A number of swords and sea-based drill were scheduled to take place between the two navies. INS Kochi is the second ship of Kolkata class stealth-guided missile destroyer built indigenously by Mazong Dock Limited, मुंबई के द्वारा इसको बनाया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा विथ विच कंट्री इंडिया हैज साइंड एन MOU टू इम्प्रूव वेदर एंड मानसून फॉरकास्ट। तो इंडिया ने अभी रिसेंटली MOU साइन किया है USA के साथ टू इम्प्रूव वेदर एंड मानसून फॉरकास्ट के लिए। इन दोनों कंट्रीज के बीच में एक MOU रिसेंटली साइन किया गया है।
चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, हु हैज़ लॉन्च्ड मोबाइल ऐप ऑफ नालसा। पहले आप यहाँ पे नालसा का फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसका रिसेंटली मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है हमारे CJI के द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि है श्री NV रमनन। लॉन्च्ड मोबाइल ऐप ऑफ नालसा। देखिए ये मोबाइल ऐप जो है वो बेसिकली आपको लॉन्च किया गया है टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर एंड नीडी पीपल एंड टू सिक विक्टिम कंपनसेशन। CJI के द्वारा रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया है। मोबाइल ऐप ऑफ नालसा हैज़ फीचर फॉर सीकिंग लीगल असिस्टेंस, लीगल एडवाइस एंड अदर ग्रीवांस। इस ऐप को यूज़ करके आप मेडिएशन, ट्रैक द एप्लीकेशन, अप्लाई फॉर अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको नालसा के बारे में बता देती हूँ। इसको फाउंड किया गया था 1995 में। इट हैज़ बिन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। देखिए आपको पता होगा कि आर्टिकल 39A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के तहत ये कहा गया है कि गवर्नमेंट शुड स्ट्राइव टू प्रमोट जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। इसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की इस आर्टिकल के तहत इस नालसा को उस टाइम पे सेटअप किया गया था 1987 में, और अब इसी के तहत अभी रिसेंटली नालसा का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है ताकि जो लोग नीडी है, जिनको ज़रूरत है, पुअर लोगों को जिनको लीगल असिस्टेंस की ज़रूरत है, उनको यहाँ पे फ्री में लीगल असिस्टेंस जो है वो इस नालसा के तहत प्रोवाइड किया जा सके। बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है, आर्टिकल 39A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। 39A जो है वो आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तहत ये आर्टिकल आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इसके तहत बेसिकली आपको जो लीगल असिस्टेंस है, फ्री लीगल असिस्टेंस टू पुअर, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मैं नालसा के तहत एक और चीज़ बता देती हूँ कि नालसा का जो एक्ट है, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, इसके तहत ये कहा गया था कि यहाँ पे आपको फ्री लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तो प्रोवाइड ही किया जाएगा, साथ ही साथ ऑर्गेनाइज लोक अदालत फॉर एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, ये भी इस एक्ट के तहत कहा गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज फर्स्ट वाटर प्लस सिटी ऑफ इंडिया। तो रिसेंटली इंदौर को इंडिया का पहला वाटर प्लस सिटी रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। देखिए आपको पता है कि इंदौर जो है वो स्वच्छ सर्वेक्षण में क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया तो रहता ही है, और पहला वाटर सिटी ऑफ इंडिया भी रिसेंटली इसको डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा कुछ पैरामीटर्स है, जिन पैरामीटर्स को अगर कोई भी सिटी फुलफिल करता है तो उसको वाटर प्लस सिटी का टैग लगता है। तो ये पैरामीटर है आपको मेंटेनिंग क्लीनिनेस इन रिवर एंड ड्रेन ऑफ इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। अ सिटी वाट सर्कल जोन कुड बी डिक्लेयर्ड एज वाटर प्लस ओनली इफ ऑल द वेस्ट वाटर रिलीज्ड फ्रॉम हाउस होल्ड ETC इज ट्रीटेड बिफोर रिलीजिंग टू इट्स एनवायरमेंट। तो यहाँ पे इंदौर में ये फैसिलिटीज़ हैं, इस वजह से इसको पहला वाटर प्लस सिटी ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया है। वहीं अगर आप सूरत गुजरात का देखिएगा तो ये पहला गुजरात का वाटर प्लस सिटी इसको भी रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ इंडिया सिंगापुर फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन हेल्ड वर्चुअली इन अगस्त 2021। तो इंडिया सिंगापुर फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन का ये 15th एडिशन था, रिसेंटली अभी ऑर्गेनाइज किया गया था, वर्चुअली इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। अगर आप इंडिया की तरफ से देखिएगा तो रीवा गोंगली जो कि सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में, इन्होंने इंडिया को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था। यहाँ पे बहुत सारी बातों को डिस्कस किया गया था, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बात है, स्ट्रेंथन इकोनॉमिक इंगेजमेंट, ईज ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन एंड रिज्यूमिंग पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। इस चीज़ को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया गया था। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे आसियान इंडिया रिलेशन और इंडिया सिंगापुर कॉर्पोरेशन को भी से भी रिलेटेड कुछ इशूज़ को, इंडो पैसिफिक रीजन्स में जो कुछ इशूज़ हैं उनको यहाँ पे डिस्कस किया गया था। सिंगापुर जो है इज परफॉर्मिंग द रोल ऑफ कंट्री कोऑर्डिनेटर फॉर इंडिया इन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन फॉर द पीरियड ऑफ 3 years 2021 से 2024 तक के लिए। सिंगापुर जो है वो परफॉर्मिंग द रोल ऑफ कंट्री कोऑर्डिनेटर, इंडिया के लिए आसियान में रोल ऑफ कंट्री कोऑर्डिनेटर के रूप में आगे के 3 साल 2021 से 2024 तक काम करेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेम द फर्स्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल डेवलप्ड बाय DRDO। तो निर्भय रिसेंटली इसके DRDO के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ये एक एडवांस्ड वर्जन ऑफ निर्भय मिसाइल है, ये सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, रिसेंटली DRDO के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु रिप्रेजेंट इंडिया इन द रिसेंटली हेल्ड IBSA टूरिज्म मिनिस्टर्स मीट। पहले मैं आपको IBSA का यहाँ पे फुल फॉर्म बता देती हूँ। IBSA का यहाँ पे फुल फॉर्म है इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका। अब रिसेंटली मिड अगस्त
में IBSA टूरिज्म मिनिस्टर की जो मीटिंग है उसको वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था। इंडिया की तरफ से अगर आप देखिएगा तो यूनियन मिनिस्टर फॉर टूरिज्म ऑफ इंडिया जी कृष्ण रेड्डी जी ने यहाँ पे इस मीटिंग को इंडिया की तरफ से इंडिया को यहाँ पे इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। देखिए कोविड के टाइम पे अगर सबसे ज़्यादा किसी सेक्टर को लॉस हुआ है तो वो एक टूरिज्म का सेक्टर है। तो यहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कॉरपोरेशन एक दोनों इन सारी कंट्रीज़ में कॉरपोरेशन के लिए यहाँ पे बहुत सारी बातों को डिस्कस किया गया था। यहाँ पे किस तरीके से टूरिज्म सेक्टर पे जो इम्पैक्ट पड़ा है कोविड-19 का उसको कितनी जल्दी और किस तरीके से ओवरकम किया जाए, इन बातों को यहाँ पे डिस्कस किया गया था। साथ ही साथ यहाँ के जो यहाँ पे जितने भी मिनिस्टर्स IBSA में जिन्होंने अपनी कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट किया था उनके द्वारा एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया गया था, ए डॉक्यूमेंट ऑन कॉरपोरेशन एंड प्रमोशन फॉर द स्पीडी रिकवरी ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली इंडिया सेलिब्रेटेड विच एडिशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे ऑन 5 अगस्त 2021। हमने अभी रिसेंटली अपना 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है। लाल किला से जो हमारे PM होते हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने यहाँ पे फ्लैग होस्ट किया था और यहाँ पे जो वो एड्रेस करते हैं नेशन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज मैं यहाँ पे उन्होंने क्या चीज़ें एड्रेस करा नेशन को, सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर लेती हूँ। इस बार एक न्यू स्लोगन दिया गया था, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास एंड सबका प्रयास। रिसेंटली ये लॉन्च किया गया था। इसके बाद मैं आपको बता दूं तो PM मोदी जी के द्वारा मेजर अनाउंसमेंट किया गया था, प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले आप यहाँ पे याद रखिए कि गति शक्ति जो है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान है जो कि रिसेंटली लॉन्च किया गया है। इसके तहत आपको 100 लाख करोड़ रुपये जो है गति शक्ति के लिए गवर्नमेंट एलोकेट करेगी। इट विल जनरेट लाख ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ एंड हेल्प लोकल मैन्युफैक्चरर्स टू बिकम कॉम्पिटिटिव ग्लोबली। इसके साथ ही यहाँ पे 75 वंदे भारत ट्रेन भी लॉन्च किया गया था। देखिए आपको पता है कि ये 75th इंडिपेंडेंस डे के अवसर पे 75 वीक ऑफ अमृत महोत्सव ऑफ इंडिपेंडेंस भी रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये आपको 12 मार्च से लॉन्च किया गया था कि हम 75 वीक तक आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट करेंगे। ये आपको ये जो इनिशिएटिव है ये आपको 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। ये जो हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव है। इसी के तहत क्या हुआ, वंदे भारत एक इंडिजीनियस सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय हैदराबाद बेस्ड इंजीनियरिंग फर्म मेधा। इसके द्वारा इसको डेवलप किया गया था। तो 75 वंदे भारत ट्रेन जो है ये भी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया गया था। देखिए अभी तक सैनिक स्कूल जो है वो सिर्फ बॉयज़ के लिए होता था, लेकिन अब सैनिक स्कूल्स में गर्ल्स भी एडमिशन ले सकती है, मतलब अब ये कोएड स्कूल हो सकता है। ये गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया था। इसके लिए अभी रिसेंटली मिजोरम में क्या किया गया था कि इस पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था कि ये जो सैनिक स्कूल है वो गर्ल्स के लिए भी हो। ये सक्सेसफुल रहा। इसके बाद प्रधानमंत्री जी ने जब इंडिपेंडेंस डे पे नेशन को एड्रेस किया था उस टाइम पर उन्होंने कहा था कि अब सैनिक स्कूल जो है वो गर्ल्स के लिए भी होगा। नेक्स्ट है फोर्टिफाइड राइस बाय 2024। टू फाइट माइल्ड न्यूट्रिशन द गवर्नमेंट हैज़ अ टारगेट टू प्रोवाइड फोर्टिफाइड राइस टू पुअर थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मिड डे मील स्कीम एंड अदर बाय 2024। देखिए फोर्टिफाइड राइस जो है वो एक स्ट्रेटजी है, यूज़ किया जाता है WHO FAO के द्वारा भी टू टैकल न्यूट्रिशन डेफिशिएंट। आपको पता है कि इंडिया में माल न्यूट्रिशन कितना ज़्यादा है। जब आप जब आप रिपोर्ट देखते हैं, जब आप रिपोर्ट देखिएगा तो आप इंडिया में देखिएगा माल न्यूट्रिशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने रिसेंटली फोर्टिफाइड राइस बाय 2024 जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया गया है। इसके बाद एक और मेजर अनाउंसमेंट यहाँ पे किया गया था, नेशनल हाइड्रोजन मिशन। देखिए नेशनल हाइड्रोजन मिशन जो है उसको रिसेंटली हमारा जो इस बार का बजट आया था उसमें भी हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा भी अनाउंस किया गया था। नेशनल हाइड्रोजन mission for generating hydrogen from green power source and an amount of 1500 crore was set aside to achieve India's target of 175 gigawatt by 2022 and also for national hydrogen energy missions। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप भी रिसेंटली PM मोदी जी के द्वारा इस इंडिपेंडेंस डे के मौके पे लॉन्च किया गया था। इसके बाद मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बता देती हूँ जिसको एड्रेस किया गया था। मोदी जी ने इस चीज़ को कहा था कि जब हम अपना 100वां इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, इसको टारगेट में रखते हुए अब जो डेवलपमेंट्स वगैरह है वो उस 100 आज से 25
साल बाद 2047 में जब हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, उसके कुछ टारगेट्स उन्होंने रखे थे कि उस टाइम पे हम कुछ अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे। इस चीज़ को यहाँ पे उन्होंने एड्रेस किया था। इसके बाद मैं आपको बता दूँ, इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी टू बी एस्टेब्लिश्ड इन लद्दाख टू मेक इट अ सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन, ही स्टेट दैट इंडिया हैज़ अचीव्ड 100 gigawatt out of its target of achieving 450 gigawatt renewable energy by 2030. He also highlighted Indian Railways target of attaining net zero emission by 2030. तो ये कुछ मेजर अनाउंसमेंट थे, ये कुछ मेजर की पॉइंट्स थे जो कि इंडिपेंडेंस डे में जब हमारे पीएम मोदी जी ने नेशन को एड्रेस करा था, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे उनके स्पीच का। चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडियन रेलवे हैव सेट ए टारगेट ऑफ अटेंडिंग नेट जीरो एमिशन बाय विच ईयर। तो नेट जीरो एमिशन का जो टारगेट है वो 2030 तक का है इंडियन रेलवे का। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा, ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 6 कंट्रीज, नेम देम। देखिए, अभी रिसेंटली अगर आप अगस्त में देखिएगा तो एक ज्वाइंट एक्शन प्लान साइन किया गया है इंडिया एंड ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटीज़ के बीच में। इससे ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। ये जो ज्वाइंट एक्शन प्लान है टू बूस्ट ट्रेड एक्टिविटीज़ एंड फास्टर क्लियरेंस ऑफ गुड ऑफ बोथ द पार्टीज, इट वॉज साइन ड्यूरिंग अ वर्चुअल सेरेमनी। तो अगर मैं आपको इसके बारे में बता दूं, ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी के बारे में, जो कि भी रिसेंटली न्यूज़ में रहा था, इसके अंदर आपको 6 कंट्रीज़ हैं और इनके नाम है बुरुंडी, केनिया, रवांडा, साउथ सूडान, तंजानिया एंड युगांडा, और इसका हेडक्वार्टर है आपको तंजानिया में। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अगस्त 2021 ए जॉइंट एक्शन प्लान वॉज साइंड टू बूस्ट ट्रेड एक्टिविटीज़ एंड फास्टर क्लियरेंस ऑफ गुड ऑफ बोथ द पार्टीज बिटवीन इंडिया एंड विच ग्रुप ऑफ कंट्रीज। तो ये जो जॉइंट एक्शन प्लान है टू बूस्ट ट्रेड एक्टिविटीज एंड फास्टर क्लियरेंस ऑफ गुड, ये इंडिया एंड ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटीज के बीच में रिसेंटली साइन किया गया था। चलिए, नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं, वेयर डिड इंडियन एंड बहरीन नेवल फोर्स हेल्ड ए मैरीटाइम एक्सरसाइज इन अगस्त 2021। तो रिसेंटली इंडियन नेवी एंड रॉयल बहरीन नेवल फोर्स के बीच में एक बायलैटरल एक्सरसाइज हुआ था, मैरीटाइम एक्सरसाइज हुआ था, जो कि आपको मनामा बहरीन में इन द पर्शियन गल्फ रीजन में इसको रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था। अगर आप यहाँ पे इंडिया की तरफ से देखेंगे तो INS कोची जो है, इंडियन नेवल शिप कोचिस ने पार्टिसिपेट किया था। ये सेकेंड शिप है ऑफ कोलकाता क्लास सील्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। द शिप इज कंस्ट्रक्टेड बाय मैजागोंग डॉक लिमिटेड, मुंबई बेस्ड एक कंपनी है जिसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा, इंडिया हैज साइंड ज्वाइंट गाइडेंस फॉर नेवल कॉर्पोरेशन विथ विच कंट्री। तो ज्वाइंट गाइडेंस जो है वो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में रिसेंटली साइन किया गया था। चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, ऑपरेशन देवी शक्ति इज रिलेटेड टू। तो ऑपरेशन देवी शक्ति इज रिलेटेड टू इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन सिटीजन फ्रॉम वार टर्न अफगानिस्तान। देखिए, आपको पता है कि इस टाइम पे अफगानिस्तान में तालिबान का शासन हो गया, तो वहाँ पे जो इंडियंस फंस गए थे उनको इवैक्यूएट करने के लिए हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर जी के द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति को लॉन्च किया गया था। वहाँ से 78 इंडियंस को इवैक्यूएट किया गया। साथ ही साथ गुरु ग्रंथ साहिब जी की 3 कॉपीज़ थी, जो कि सिखों की एक स्क्रिप्टेड बुक है, उनकी एक बुक है, हॉली बुक है, उसको भी वहाँ से लाया गया था, वहाँ से इसको भी बाउट पैक किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ द 5th country to join the International Solar Alliance Framework Agreement after amendments revision। तो देखिए, ये 5th कंट्री बनी है आपको जर्मनी, जिसने भी रिसेंटली अर्ली अगस्त 2021 में ISA को ज्वाइन किया है। यहाँ पे मैं आपको ISA का फुल फॉर्म बता दूँ, इंटरनेशनल सोलर एलियंस। देखिए, जर्मनी के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पे रिसेंटली साइन किया था। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ रिवाइज्ड ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के बारे में। द न्यू अमेंडमेंट ओपन द एलियंस मेंबरशिप टू ऑल मेंबर स्टेट ऑफ UN। प्रायर टू दिस इट वॉज ओपन ओनली टू द कंट्रीज दैट वेयर पार्शियली और इंटायरली लोकेटेड विद इन द ट्रॉपिक्स। अब ये हर एक कंट्रीज के लिए ओपन हो चुका है, ऑल द मेंबर स्टेट्स ऑफ UN के लिए ये ओपन हो चुका है। तो जर्मनी ने भी रिसेंटली इसको साइन किया है। अब मैं आपको इंटरनेशनल सोलर एलियंस के बारे में बता देती हूँ। ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्रैंकोस हॉलैंडे के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है टू वर्क फॉर इफिशिएंट कंजम्पशन ऑफ सोलर एनर्जी, फॉर रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल एंड कंट्रीब्यूट टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द Paris Climate Agreement through the massive deployment of solar energy। At present इसमें 98 कंट्रीज हैं जिन्होंने ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को साइन किया है। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द कंट्री दैट ज्वाइन द कोलिटेशन ऑन डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अभी रिसेंटली बांग्लादेश और कनाडा जो है, इन दोनों ने डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को रिसेंटली ज्वाइन किया है। अगर मैं आपको इसके फुल फॉर्म बता दूं, CDRI, इसको हम कहते हैं कोलिटेशन ऑन डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक ग्लोबल पार्टनरशिप है ऑफ नेशनल गवर्नमेंट, UN एजेंसीज एंड प्रोग्राम्स, multilateral development bank and financing mechanism, the private sector and the knowledge institution to promote the resilience of new and existing infrastructure system to climate and disaster risk in support to sustainable development। अगर आप देखिएगा तो CDRI में को अभी रिसेंटली बांग्लादेश एंड इंडिया ने रिसेंटली इसको ज्वाइन करा, सॉरी बांग्लादेश एंड कनाडा ने इसको ज्वाइन करा है। इससे पहले इसमें 25 कंट्रीज हैं एंड 7 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसके मेंबर्स हैं। मैं यहाँ पे बता दूँ कि इंडिया भी CDRI का मेंबर है। और अगर आप इसके मेंबर कंट्रीज़ का नाम देखिएगा तो है अफगानिस्तान, अफ्रीका, अर्जेंटीना, भूटान, ब्राज़ील, चिली, फिजी, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इटली, जमैका, जापान, मालदीव्स, मॉरिशस, मंगोलिया, नेपाल, नीदरलैंड, पेरू, श्रीलंका, टर्की, UK, USA, बांग्लादेश एंड कनाडा। तो ये इसके मेंबर कंट्रीज है 25 और इसमें 7 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी इसका मेंबर है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको इससे रिलेटेड बता देती हूँ कि PM मोदी ने इसका 3rd एडिशन मार्च में जो इसका एनुअल कॉन्फ्रेंस हुआ था ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको भी रिसेंटली PM मोदी जी ने इसमें एड्रेस किया था। ड्यूरिंग द इवेंट 27 मेंबर यूरोपियन यूनियन ज्वाइंट CDRI। चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है अपॉइंटमेंट एंड नॉमिनेशन से रिलेटेड, जिसमें हमारा पहला न्यूज़ है गजेंद्र सिंह एंड अंजनी कुमार तिवारी जी के बारे में। रिसेंटली इनको मेंबर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड का मेंबर बनाया गया है। अगर मैं आपको गजेंद्र सिंह जी के बारे में बताऊं तो ये आपको फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं गेल के, और अंजनी कुमार तिवारी जो है वो डायरेक्टर हैं गेल लिमिटेड के। रिसेंटली इनको मेंबर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड का मेंबर बनाया गया है। अगर मैं आपको PNGRB के बारे में बताऊँ, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के बारे में बताओ, तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट 2006। ये जो मेंबरशिप है या तो इनको 5 साल के लिए दिया गया है और टिल द एज ऑफ 65, ये 2 क्राइटेरियाज हैं जिनको ये पहले फुलफिल करें उस हिसाब से इनका रिटायरमेंट होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा रेखा शर्मा जी के बारे में। अभी इनको रिसेंटली नॉमिनेट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन फॉर अनदर term of 3 years. She will hold the office for another 3 years or till the age of 65, whichever is earlier. अब मैं आपको नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के बारे में बता देती हूँ। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ऑफ द गवर्नमेंट कंसर्न्ड विथ एडवाइसिंग द गवर्नमेंट ऑन ऑल पॉलिसी मैटर अफेक्टिंग वुमेन। नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर धृति बैनर्जी। रिसेंटली इनको डायरेक्टर बनाया गया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। पहले मैं आपको जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बता दूँ। 1916 में इसको फाउंड किया गया था। अभी रिसेंटली इन्होंने अपना जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपना 100th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया है। इसका हेडक्वार्टर आपको कोलकाता है, जिसके 16 रीजनल सेंटर्स जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर अलग अलग स्टेट्स में आपको बनाए गए हैं। इसने 1949 से हालांकि हायर करना स्टार्ट करा था वुमेन्स को 3 डिकेड्स पहले से, और ये पहली बार हुआ है कि किसी महिला को डायरेक्टर बनाया गया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हिस्ट्री में। नेक्स्ट है हमारा मिनी आपले के बारे में। रिसेंटली इनको MD बनाया गया है LIC का। यहाँ पे मैं आपको LIC से रिलेटेड 2 से 3 चीज़ें बता देती हूँ। पहले आप मिनी आपले के बारे में जान लीजिए। देखिए, ये पहले भी इनको रिसेंटली MD बनाया गया है LIC का। सी हैज़ बीन सर्विंग एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लीगल डिपार्टमेंट LIC ऑफ इंडिया। इन्होंने रिसेंटली सक्सीड करा है विपिन आनंद जी को। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में रिप्लेस किसको करा है ये चीज़ बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मिनी आपले जी जो कि MD है LIC के, इन्होंने रिप्लेस करा है विपिन आनंद जी को। अब मैं आपको यहाँ पे LIC से रिलेटेड कुछ चीज़ें बता देती हूँ। LIC को 1 सितंबर 1956 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगर आप एट प्रेजेंट चेयरमैन देखेंगे तो MR कुमार इसके चेयरमैन है। नेक्स्ट है हमारा ला गणेशन के बारे में। रिसेंटली इनको 17th गवर्नर ऑफ मणिपुर रिसेंटली इनको अपॉइंट किया गया है। और अगर मैं बताऊं तो इन्होंने सक्सीड करा है नजमा हेपतुल्ला को, जिनका भी रिसेंटली रिटायरमेंट हुआ है। नेक्स्ट हमारा कमलेश कुमार पंत के बारे में। इनको चेयरमैन बनाया गया है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी का।
हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पीएम ऑफ मलेशिया हु अनाउंस्ड हिज रिजाइनेशन। तो रिसेंटली मोहुद्दीन यासीन मलेशियन यूनाइटेड इंडिजिनियस पार्टी के ये नेता हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने अपना रिजाइनेशन मलेशिया में पीएम के पद से रिजाइनेशन दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा, नेम द फर्स्ट मॉडर्न वुमेन पोइट ऑफ डोगरी लैंग्वेजेस एंड पद्मश्री अवार्डी पास्ट अवे। तो रिसेंटली पद्मा सचदेवा जो कि मॉडर्न वुमेन पोइट हैं डोगरी लैंग्वेज की, रिसेंटली इनका देहांत हुआ है। इनको बहुत सारे अवार्ड से नवाजा जा चुका है, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट है पद्मश्री। पद्मश्री से इनको 2001 में नवाजा गया था फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू हिंदी एंड डोगरी। शी हैज़ ऑल्सो बीन अवॉर्डेड कबीर सम्मान फॉर पोएट्री फॉर 2007 to 8 अवॉर्डेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। इनको सरस्वती सम्मान 2015 में दिया गया था फॉर चियो चेताहर ऑटोबायोग्राफी इन डोगरी लैंग्वेजेस। ये अगर मैं आपको बता दूं तो ये आपको जमुई में बॉर्न हुई है, 1940 की ये बॉर्न थी। डोगरी लैंग्वेज की ये आपको पोएट थी। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट अवार्ड इनका देख लीजिए कि इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है 1971 में फॉर हर एंथ्रोलॉजी ऑफ पोएम मेरी कविता मेरी गीत के लिए इनको सरस्वती साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा जा चुका है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्राइम मिनिस्टर श्रम अवार्ड 2018 जो कि भी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया था। देखिए 2018 के लिए अवार्ड दिया गया है पीएम श्रम अवार्ड, जिसको हम पीएमएसए के नाम से भी जानते हैं। 69 एग्जीक्यूटिव को इस अवार्ड से नवाजा गया था फॉर इनोवेशन एट वर्क स्पेस एट बोथ स्टेट रन फर्म एंड प्राइवेट सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट। इन 69 अवार्ड्स में से आपको 49 जो थे वो आपको गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जीक्यूटिव्स को दिया गया था और रेस्ट जो आपको 20 बच जाता है वो आपको प्राइवेट सेक्टर्स के एग्जीक्यूटिव्स को दिया गया था। प्राइम मिनिस्टर श्रम अवार्ड जो इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। श्रम भूषण अवार्ड जिसमें कैश प्राइज आपको 1 लाख रुपीज़ ईच का है। श्रम वीर या श्रम वीरांगना अवार्ड जिसमें कैश प्राइज जो है आपको 60,000 ईच का है। श्रम श्री या फिर श्रम देवी अवार्ड जो है इसमें कैश प्राइज आपको 40,000 ईच का है। अगर मैं आपको इस बार श्रम भूषण अवार्ड बता दूं तो ये 10 अवार्डीज को दिया गया था, 10 लोगों को इस अवार्ड से नवाजा गया था। प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर्स मिलाकर के 10 लोगों को दिया गया था। श्रम वीर या वीरांगना अगर आप देखिएगा तो ये आपको 21 लोगों को दिया गया था, इंक्लूडिंग 1 वुमेन वर्कर फॉर द ईयर 2018। इसके बाद आपको श्रम श्री और श्रम देवी आता है, ये आपको 38 लोगों को दिया गया था, जिसमें से 7 वुमेन्स वर्कर भी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए हालांकि आप इन 69 लोगों के नाम आप नहीं याद रख सकते हैं, लेकिन एक एक महिलाएं जिनको दिया गया है वो एक्सेप्शनल चीज़ें हैं, तो आप उसको एक बार ज़रूर ध्यान में रखिएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट अवार्ड है नेशनल यूथ अवार्ड 2017 to 2018 एंड 2018 to 2019। रिसेंटली हमारा इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट हुआ था 12 अगस्त 2021 को। इस मौके पर हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा विज्ञान भवन में इस अवार्ड को रिसेंटली लॉन्च किया गया था। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट मिस्टर अनुराग सिंह के द्वारा इसको अनुराग सिंह ठाकुर जी के द्वारा रिसेंटली इसको अनाउंस किया गया था। यहाँ पे 22 नेशनल यूथ अवार्ड्स जो है वो इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन दोनों कैटेगरीज में अनाउंस किए गए थे, जिसमें से आप 2017 से 2018 के लिए देखेगा तो यहाँ पे 14 अवार्ड्स दिए गए थे, जिसमें से 10 आपको इंडिविजुअल कैटेगरी में था और 4 जो है वो आपको ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी में था। वहीं 2018 से 2019 में देखिएगा तो आपको 8 अवार्ड जो है वो नेशनल यूथ अवार्ड 2018 से 2019 अनाउंस किया गया था, जिसमें से 7 अवार्ड्स जो है वो आपको इंडिविजुअल कैटेगरी में दिया गया और 1 अवार्ड जो है वो आपको ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी में दिया गया। अब मैं आपको बता देती हूँ कि नेशनल यूथ अवार्ड दिया क्यों जाता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है देने का। देखिए नेशनल यूथ अवार्ड जो है वो इंडिविजुअल में आपको 15 to 29 ईयर्स के जो यूथ होते हैं उनको दिया जाता है, एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एक्सीलेंट वर्क एंड कॉन्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ डेवलपमेंट एंड सोशल सर्विस सच एज हेल्थ, प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, एक्टिव सिटीजनशिप, कम्युनिटी सर्विसेज ईटीसी के लिए ये नेशनल यूथ अवार्ड जो है वो आपको दिया जाता है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है टू मोटिवेट यंग पर्सन टू अचीव एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ नेशनल डेवलपमेंट एंड सोशल सर्विसेज, टू encourage young people to develop a sense of responsibility to the community and thus to improve their own personal potential as good citizens and to give recognition to the outstanding working with the youth for national development including social services। देखिए इस अवार्ड के साथ आपको एक मेडल, एक सर्टिफिकेट, कैश प्राइज ऑफ 1 लाख टू इंडिविजुअल एंड ए कैश प्राइज ऑफ 3 लाख टू ऑर्गेनाइजेशंस दिया जाता है। मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ पे 2017 से 18 के लिए 14 अवार्ड्स दिए गए थे,
जिसमें से 10 जो है वो आपको इंडिविजुअल कैटेगरी में दिए गए थे। इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। 4 जो है वो आपको ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरीज में दिया गया था, जिनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी में पहला अवार्ड जो है वो मनावुरु मने बाध्या, आंध्र प्रदेश का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको दिया गया था। युवा दृश्य केंद्र गुजरात का है, इसको दिया गया था। थॉनसैन तमिलनाडु का, इसको दिया गया था। और शेनेरी संस्थान मध्य प्रदेश का, इसको इस अवार्ड से नवाजा गया था। वहीं अगर आप नेशनल यूथ अवार्ड 2018 से 19 में देखिएगा तो यहाँ पे आपको इंडिविजुअल कैटेगरीज में 7 अवार्ड दिए गए थे, इनके नाम आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी में यह अवार्ड जो है वो लाडली फाउंडेशन ट्रस्ट, न्यू दिल्ली का एक फाउंडेशन है, उसको इस अवार्ड से नवाजा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये अवार्ड। यहाँ पे जो और इंडिविजुअल कैटेगरीज में जो यूथ के नेम है आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, और इनको किस काम के लिए दिया गया ये भी एक बार ज़रूर देख लीजिए। चलिए, हमारा नेक्स्ट अवार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गैलेंट्री अवार्ड। ये जो गैलेंट्री अवार्ड है वो हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा दिया गया है। रिसेंटली 75th इंडिपेंडेंस डे के ईव पे इसको अनाउंस किया गया था। 144 गैलेंट्री अवार्ड जो है रिसेंटली अनाउंस किया गया था। देखिए, ये जो गैलेंट्री अवार्ड है वो बेसिकली आपको आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस, पाला मिलिट्री पर्सनस को इस अवार्ड से नवाजा जाता है। देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है अशोक चक्र, कृति चक्र, शौर्य चक्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बता दूँ तो यहाँ पे एक अशोक चक्र, एक कृति चक्र और 15 शौर्य चक्र दिया गया। 4 बार 2 सेना मेडल्स दिया गया। 116 सेना मेडल्स गैलेंट्री दिया गया। 5 नैनो सेना मेडल्स दिया गया एंड 2 वायु सेना मेडल्स दिया गया था यहाँ पे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपको अशोक चक्र। अशोक चक्र जो है वो इंडिया का हाईएस्ट पीस टाइम मिलिट्री ऑनर है, वॉज अवॉर्डेड पोस्टमसली टू बाबू राम, श्री बाबू राम। अगर मैं बाबू राम जी के बारे में बता तो ASI है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस में, इनको अशोक चक्र से नवाजा गया था। कृति चक्र अगर मैं बता दूं तो श्री अतलफ हुसैन भट्ट को ये अवार्ड दिया गया था। ये कांस्टेबल थे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस में, इनको भी पोस्टमसली इस अवार्ड से नवाजा गया है। शौर्य चक्र जो है वो आपको 15 ऑफिसर्स को दिया गया है। इनके नाम याद रखना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप एक झलक इनके नाम का ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 4 बार 2 सेना मेडल्स दिया गया था। 116 सेना मेडल्स दिया गया था। 5 नैनो सेना मेडल्स एंड 2 वायु सेना मेडल्स भी ऑन द ईव ऑफ 75th इंडिपेंडेंस डे हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा अनाउंस किया गया था। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग ऑफ G20 रिसर्च मिनिस्टर्स 2021 हेल्ड। ये जो G20 रिसर्च मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है वो रिसेंटली ट्रिएट इटली में ऑर्गेनाइज किया गया था, और इंडिया को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था सुभाष सरकार में। यहाँ पे डिस्कशन के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जिसमें हाउ टू एड्रेस द चेंजिंग नेचर ऑफ स्किल, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम्स वगैरह को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चर्चा किया गया था, क्योंकि एक एजुकेशन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग थी, G20 के रिसर्च मिनिस्टर्स की एक मीटिंग थी। इंडिया का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसको भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया था, और यहाँ पे जितने भी G20 के मेंबर कंट्रीज़ हैं उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट हमारा, मोरक्को हैज रिसेंटली साइंड 3 कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री। तो ये जो 3 कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट है रिसेंटली मोरक्को ने इजराइल के साथ साइन किया है। नेक्स्ट है हमारा, एरो 2 ब्लास्टिक मिसाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली टेस्टेड बाय। ये जो एरो 2 ब्लास्टिक मिसाइल है वो आपको इजराइल का है। इससे पहले भी आपको एरो 2, एरो 3 इंटरप्रेटर मिसाइल जो है वो रिसेंटली इन सबको यहाँ पे टेस्ट किया गया है। अगर मैं आपको एरो 2 के बारे में बता दूँ, एक मल्टी लेयर सिस्टम है, डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा इसको रिसेंटली इसको डिज़ाइन किया गया है और इसको मैन्युफैक्चर किया गया है। एरो 2 डिज़ाइन टू डिफेंड द शॉर्ट एंड मिड रेंज रॉकेट एंड लॉन्ग रेंज मिसाइल वर इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्च 2000। नेक्स्ट हमारा गजनवी। गजनवी हैज़ बीन टेस्टेड बाय विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। तो ये जो गजनवी है वो आपको पाकिस्तान का है, रिसेंटली इसको टेस्ट किया गया है, और इट इज़ अ सरफेस टू सरफेस ब्लास्टिक मिसाइल। ये चीज़ भी जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, गजनवी के बारे में मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इसका जो अगर आप टारगेट देखिएगा तो ये अप टू 290 किलोमीटर्स तक ये टारगेट कर सकता है। रिसेंटली पाकिस्तान के द्वारा इसको टेस्ट किया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टू विच कंट्री रीजन USA हैज सोल्ड आर्म एंड वेपन्स वर्थ $750 मिलियन फॉर विच चाइना हैज ऑब्जेक्टेड। तो रिसेंटली ये जो डील है $750 मिलियन का वेपन्स का जो डील है वो USA और ताइवान के बीच में रिसेंटली साइन किया गया था, जिसको चाइना ने ऑब्जेक्ट भी किया था। नेक्स्ट है हमारा, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन G20 डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग 2021। तो यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया था अश्वनी वैष्णव
वैष्णवा ने इंडिया को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था। अगर मैं आपको अश्विनी वैष्णवा के बारे में बता दूँ तो ये यूनियन मिनिस्टर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूनियन मिनिस्टर हैं, जिन्होंने इंडिया को G20 का जो डिजिटल मिनिस्टर्स की मीटिंग थी वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था इटली से, यहाँ पे इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स थे डिस्कशंस के, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है लेवरेजिंग डिजिटलाइजेशन फॉर ए रेजिलेंट स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव रिकवरी। ये अडॉप्ट किया गया था यहाँ के मेंबर्स के द्वारा। इसके बाद अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल गवर्नमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फोकस किया गया था, इनको भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया गया था। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 28th आसियान रीजनल फोरम फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग 2021। तो देखिए इस मिनिस्टर्स मीटिंग में जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं राजकुमार रंजन सिंह, इन्होंने इंडिया को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था 28th आसियान रीजनल फोरम फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में। द मीटिंग वॉज हेल्ड वर्चुअली अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ब्रुनेई दारुसलाम। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आसियान के बारे में। मैंने आपको इससे पहले डिस्कस किया आपके साथ आसियान रीजनल फोरम फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट, जिसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया था राजकुमार रंजन सिंह ने। अब हम लोग आसियान के बारे में देख लेते हैं। देखिए ये एक इकोनॉमिक यूनियन है फाउंडेड इन 1967। इसमें 10 मेंबर हैं, जिसमें आपको ब्रुनेई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड एंड वियतनाम। ये कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच एडिशन ऑफ ईस्ट एशिया समिट वाज अटेंडेड बाय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर इन अगस्त 2021। तो देखिए ये 11th एडिशन था ईस्ट एशिया समिट का। रिसेंटली हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, इनके द्वारा अगस्त में इसको अटेंड किया गया था। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ईस्ट एशियन समिट के बारे में। देखिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2005 में। ये एक प्रीमियर लीग फोरम है फॉर डिस्कशन ऑन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इशू इन इंडो पैसिफिक रीजन। इसमें आपको 18 मेंबर्स हैं, इनके नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। इनके नाम है ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, द फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट। ये 18 इसके मेंबर्स हैं। इंडिया जो है इसका फाउंडिंग मेंबर है EAS का, इसके 18 मेंबर्स है। और ये जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है उसका 54% जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है वो आपको इन ईस्ट एशियन जो कंट्रीज़ है, ईस्ट एशियन जो समिट की जो मेंबर कंट्रीज़ है, ये जो वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 54% पॉपुलेशन जो है वो ये इन 18 मेंबर्स कंट्रीज़ का है। वहीं अगर आप टोटल GDP का देखिएगा तो जो EAS का जो कंट्रीब्यूशन है वो टोटल GDP का 58% इसका पूरा कंट्रीब्यूशन होता है। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है ईस्ट एशिया समिट का। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 8th SCO जस्टिस मिनिस्टर्स मीटिंग। तो रिसेंटली 8th SCO जस्टिस मिनिस्टर्स मीटिंग संघीय कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया था किरण रिजिजू जी ने, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस हैं। ये जो मीटिंग है वो अर्ली अगस्त 2021 में ऑर्गेनाइज किया गया था, वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था और इसको होस्ट किया है ताजिकिस्तान के द्वारा, क्योंकि संघीय कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रेसिडेंसी है 2021 की वो आपको ताजिकिस्तान के पास है। अब मैं आपको बता दूं कि संघीय कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 2001 में स्टैब्लिश किया गया था। अभी वो अपनी 20th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही है। इसके लिए उन्होंने एक स्लोगन भी दिया था। स्लोगन बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 ईयर ऑफ SCO कॉर्पोरेशन फॉर स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी। कुछ मेन पॉइंट बता देती हूँ इस SCO जस्टिस मिनिस्टर्स मीट की। देखिए अभी रिसेंटली इंडिया में ई लोक अदालत को लॉन्च किया गया है। इस चीज़ को किरण रिजिजू जी के द्वारा SCO के जो मेंबर स्टेट्स हैं उनको इन्फॉर्म किया गया। अगर मैं आपको ई लोक अदालत के बारे में बता दूँ तो ये एक टूल है विच aim to provide faster, transparent and accessible options to settle dispute by combining technology and alternative dispute resolution. Kiran Rijiju urged the SCO member states to promote exchange of ideas, best practice and experience in identified areas. Next जो संघीय कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग है, जस्टिस की मीटिंग है, वो आपको 2022 में पाकिस्तान के द्वारा होस्ट किया जाएगा। अब मैं आपको पहले संघीय कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ चीज़ बता दूँ। ये एक यूरोसिनियन
एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिक्योरिटी एलियंस है दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2001 इन संघाई चाइना। अगर आप इसके फाउंडिंग मेंबर्स देखिएगा तो इसके फाउंडिंग मेंबर्स है चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ये जो आपको 6 कंट्रीज थी, ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। एट प्रेजेंट अगर आप देखिएगा तो इसमें टोटल 8 मेंबर्स हैं, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान को 2017 में संघीय कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड किया गया था, इसके मेंबर्स में इंक्लूड किया गया था। एट प्रेजेंट इसमें 4 ऑब्जर्वर भी हैं, और ये 4 ऑब्जर्वर हैं अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान एंड मंगोलिया। इसका हेडक्वार्टर आपको बीजिंग चाइना में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ जाम्बिया। देखिए न्यू प्रेसिडेंट है जाम्बिया के हैकेंडे हिचिलेमा, इसका कैपिटल है लुसाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव वाज हेल्ड वर्चुअली इन विच कंट्री। देखिए ये जो कॉन्क्लेव है वो आपको श्रीलंका में ऑर्गेनाइज किया गया था। और अगर मैं आपको कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के बारे में बताऊँ तो 2011 में इसको स्टैब्लिश किया गया था एज ए ट्राइलेटरल कॉर्पोरेशन फ्रेमवर्क बिटवीन इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप ऑन एग्रीकल्चर 2021। देखिए ये जो मीटिंग है वो वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था, 12 से 13 अगस्त के बीच में इसको वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था। इंडिया वर्चुअली चेयर द मीटिंग ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स का पहले आप यहाँ पे फुल फॉर्म देख लीजिए, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अभी इसकी वर्किंग ग्रुप ऑन एग्रीकल्चर 2021 की जो मीटिंग है ये ऑर्गेनाइज की गई थी। इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका थीम है ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर स्ट्रेंथिंग एग्रो बायोडाइवर्सिटी फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। इंडिया was represented by India's Sanjay Agarwal, Secretary, India's Ministry of Agriculture and Farmer Welfare के द्वारा इंडिया को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 52nd एडिशन ऑफ की इंडिकेटर्स फॉर एशिया एंड द पैसिफिक 2021 हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखिए ये एक रिपोर्ट है जो कि एडीबी के द्वारा रिसेंटली इसको रिलीज़ किया गया है। मैं आपको इसके कुछ मेजर हाईलाइट्स बता देती हूँ। ये जो रिपोर्ट है वो प्रिपेयर किया गया है स्टैटिक एंड डाटा इनोवेशन यूनिट विद इन द इकोनॉमिक रिसर्च एंड रीजनल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट एट द एशियन डेवलपमेंट बैंक। यहाँ पे 49 मेंबर कंट्रीज़ हैं एशिया पैसिफिक रीजन्स के। यहाँ पे जो आपको डाटा है वो आपको पॉपुलेशन, लेबर फोर्स, नेशनल अकाउंट, प्रोडक्शन, प्राइस इंडेक्स, एनर्जी, मनी, इन सब चीज़ों का यहाँ पे डाटा आपको अवेलेबल कराया गया है। अगर आप इस रिपोर्ट के कुछ मेजर हाइलाइट्स देखिएगा तो देखिए एशिया पैसिफिक रीजन में जो एक्सट्रीमली पुअर पॉपुलेशन था 1999 में वो 1.2 बिलियन था, लेकिन अगर आप 2017 का डाटा देखिएगा तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस्ड देखने को मिलेगा। अगर हम जीडीपी की बात करें तो एशिया पैसिफिक रीजन की जो इकोनॉमी है वो ग्रो की है। अगर आप 2000 का अगर जीडीपी देखिएगा, टोटल जो ग्लोबल जीडीपी है उसका 27% एशिया पैसिफिक रीजन की जो इकोनॉमी है इसको कवर करती है। लेकिन अगर आप 2019 का देखिएगा तो ये आपको 35% हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। अब हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर लेते हैं। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट देखिएगा तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला है, इंक्रीज बाय एटलीस्ट 20% इन 2020 फॉर मोर देन 1/3 ऑफ रिपोर्टिंग इकोनॉमीज फ्रॉम 2019 लेवल। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको हाइलाइट्स जो है एशिया पैसिफिक रीजन्स के इस रिपोर्ट में देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बता देती हूँ। ये एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, इस्टेब्लिश किया गया था 19 दिसंबर 1966 को, जिसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट स्टेट टू हैव 3 वाटर प्लस सर्टिफिकेशन सिटीज़। देखिए पहला स्टेट बना है आपको आंध्र प्रदेश, जहाँ पे 3 जो है वो आपको वाटर प्लस सिटीज़ का सर्टिफिकेट दिया गया है। अगर आप देखिएगा तो पूरी कंट्री में आपको टोटल 9 सिटीज़ हैं जिनको वाटर प्लस का सर्टिफिकेशन दिया गया था, जिसमें से 3 जो सिटीज़ हैं वो आपको वो जो 3 जो सिटी हैं वाटर प्लस सर्टिफिकेशन वाले वो आपको आंध्र प्रदेश में ही आते हैं। अब मैं आपको इन सिटीज़ के नाम बता देती हूँ। उनका नाम है ग्रेटर विशाखापट्टनम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, विजयवाड़ा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एंड तिरुपति म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। ये 3 बिग अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं आंध्र प्रदेश में, जिनको रिसेंटली वाटर प्लस सिटीज़ अंडर स्वच्छ भारत मिशन एंड स्वच्छ सर्वेक्षण असेसमेंट के अंदर इनको वाटर प्लस सिटीज़ का सर्टिफिकेट रिसेंटली दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कोविड-19 डेथ इंफॉर्मेशन पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। ये जो पोर्टल है वो आपको केरला के द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया है, और इस पोर्टल पे आपको कोविड-19 के दौरान जो भी लोगों जिनकी भी डेथ हुई कोविड-19 की वजह से, उनका सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है, ताकि उनके रिलेटिव्स, उनके फ्रेंड्स अगर उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो आप इस पोर्टल पे जा करके आप आराम से चेक कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन
को। नेक्स्ट है हमारा राजीव गांधी अवार्ड फॉर आईटी सेक्टर हैज़ बीन अनाउंस्ड बाई। ये जो अवार्ड है वो रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली आपको ये अनाउंस किया गया है, राजीव गांधी अवार्ड फॉर आईटी सेक्टर। ये जो अवार्ड है वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर्स के लिए दिया जाता है। द अवार्ड विल बी कन्फर्ड अपॉन कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशन फॉर एक्सीलेंस इन आईटी सेक्टर्स। ये अवार्ड विल बी गिवन टू द इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेल इन आईटी सेक्टर एवरी ईयर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट प्रेजेंटेड इट्स सेपरेट एग्रीकल्चरल बजट। देखिए तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेपरेट एग्रीकल्चर बजट लेकर के आई है पहली बार। अगर मैं बता दूं इसके बारे में तो देखिए इसके लिए तमिलनाडु का जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें रिसेंटली एग्रीकल्चर के लिए एक बजट पेश किया गया था। जो टोटल एलोकेट किया गया है मनी एग्रीकल्चर के लिए वो आपको 34,220 करोड़ रुपीज़ है। ये जो पैसे हैं वो आपको एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स विच इंक्लूड हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, रेवेन्यू, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, इन कुछ सेक्टर्स में इन पैसे को एग्रीकल्चर बजट का जो पैसा है उसको खर्च किया जाएगा। इट हैज़ फिक्स्ड 3 लॉन्ग टर्म विजनरी गोल विच इंक्लूड स्टेप टू ब्रिंग एन एडिशनल एरिया ऑफ 11.75 lakh hectare land under the net area sown so as to increase the present crop from 60 to 75%। तो इन सब चीज़ों को इस एग्रीकल्चर बजट में इंक्लूड किया गया है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेंसी हैज़ बीन रिनेम्ड एज काकोरी ट्रेन एक्शन बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। पहले मैं आपको काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेंसी के बारे में बता दूँ। ये एक ट्रेन रॉबरी है। काकोरी ट्रेन एक्शन जो है वो एक ट्रेन रॉबरी है। 9 अगस्त 1925 को इसको अंजाम दिया गया था। ये जो पूरी रॉबरी है वो आपको प्लान की गई थी राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाकुल्लाह खान के द्वारा। ये दोनों जो है वो आपको हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से बिलोंग करते थे। इन्होंने इस रॉबरी को इसलिए अंजाम दिया ताकि ये वो जो पैसा होगा रॉबरी का उससे ये वेपन्स वगैरह खरीद सके फॉर एंटी ब्रिटिश मूवमेंट। बाद में जाकर के राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक खान एंड रोशन खान, इन तीनों लोगों को काकोरी रॉबरी के केस में इनको हैंग किया गया था, इनको डेथ पेनल्टी दी गई थी। तो अभी रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट ने यूपी में आपको इसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है। 9 अगस्त 2021 को इसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है और इसी दिन इसका नाम जो है काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेंसी का नाम चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू पीएम ऑफ मलेशिया। तो अभी रिसेंटली पीएम वहाँ के चेंज हुए हैं और न्यू पीएम है वहाँ के इस्माइल साबरी याकूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना वाज अनाउंस्ड ऑन। ये जो आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है वो 1 फरवरी 2021 को इसको अनाउंस किया गया था। अगर आप इसके लिए टोटल खर्च देखेंगे, टोटल जो पैसे एलोकेट किए गए हैं वो आपको 64,180 करोड़ रुपीज़ है ओवर 6 ईयर। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी 2021 वाज लॉन्च्ड बाय पीएम ऑन। ये जो आपको स्क्रैपेज पॉलिसी है वो आपको 13 अगस्त 2021 को इसको लॉन्च किया गया था। इसके तहत क्या है कि गाड़ियाँ जो गाड़ियाँ आज के टाइम पे आप यूज़ कर रहे हैं उनको स्क्रैपेज यानी कबाड़ करने का प्रबंध होगा, जो रजिस्ट्रेशन से 15 साल से ज़्यादा पुरानी है। अब कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनको आप री रजिस्टर भी करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए है कि कुछ पैरामीटर्स हैं। आपको उन पैरामीटर्स को अगर आपकी गाड़ी फुलफिल कर पा रही है तभी आपका री रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। इस पॉलिसी के अंदर आपको जितनी सरकारी गाड़ियां हैं, कमर्शियल गाड़ियां हैं, सबको इसमें इंक्लूड किया गया है और कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में ऑटोमोबाइल सेक्टर में इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बूम देखने को मिल सकता है। इस पॉलिसी में आपको 15 साल से पुरानी जितनी भी गाड़ियाँ होगी उसको कबाड़ में करने का प्रबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज एज ऑन 27 अगस्त 2021। अगर आप फॉरेन एक्सचेंज देखिएगा तो 633.558 बिलियन डॉलर है। नेक्स्ट न्यूज़ है सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम आर टू बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम। ये जुलाई 2022 से टारगेट है गवर्नमेंट का, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको कंप्लीटली बैन कर दिया जाए। नेक्स्ट हमारा नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय पीएम विथ स्पेशल फोकस ऑन। ये जो आपको अप्रूवल दिया गया है इसका स्पेशल फोकस आपको नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इसका स्पेशल फोकस है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस फॉर शुगर केन फॉर शुगर सीजन 2021 टू 22 इज। अगर आप फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस फॉर शुगर केन देखिएगा तो ये आपको 290 पर क्विंटल है। नेक्स्ट है हमारा, नीति आयोग हैज़ पार्टनर विथ विच कंपनी टू फॉस्टर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। तो सिस्को के साथ मिलकर के वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया को फॉस्टर करने के लिए रिसेंटली नीति आयोग ने पार्टनरशिप करा है। और वेब नेक्स्ट इज वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सेक्टर इमर्ज टॉपर in FDI inflow for the period April to June 2021। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है इसमें आपको FDI का इनफ्लो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है अप्रैल टू जून 2021 वाले पीरियड में। द टोटल FDI इनफ्लो टच $22.53 बिलियन फॉर द सेम पीरियड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंगापुर हेडक्वार्टर ग्रेट लर्निंग हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय। ये जो ग्रेट लर्निंग है इसको एक्वायर्ड किया गया है बायजूस के द्वारा रिसेंटली। नेक्स्ट है हमारा, गेम स्ट्रीमिंग रियो टीवी हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय। ये रियो टीवी को एक्वायर किया गया है अन अकेडमी के द्वारा। मैं आपको रियो टीवी के बारे में कुछ चीज़ें बता देती हूँ। ये एक प्लेटफॉर्म है दैट हेल्प प्रोफेशनल गेम स्ट्रीमर्स लाइव स्ट्रीम देयर गेम प्ले एंड मोनेटाइज दोज फीड्स। रियो टीवी जो है उसको 2019 में के अगस्त में इसको सेटअप किया गया था बाय Saksham Keshri and Prakash Kumar to make professional game streaming a mainstream career option in India by building an entertainment ecosystem that drives engagement and monetization। नेक्स्ट है हमारा ई-रूपी। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। पहले मैं आपको ई-रूपी के बारे में बता दी हूँ। एक डिजिटल वाउचर है विच अ बेनिफिशियरी गेट ऑन हिज फोन इन द फॉर्म ऑफ एन SMS और QR कोड। ये जो ई-रूपी है इसको डेवलप किया गया है NPCI, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। इन तीनों ने मिलकर इसको डेवलप किया है। ये कैशलेस कॉन्टेक्टलेस पेमेंट का एक नया टूल है ई-रूपी, जिसको शुभारंभ रिसेंटली भी किया गया है। एक तरीके का डिजिटल वाउचर है। इसको इंडिविजुअल स्पेसिफिक पर्पस के लिए या फिर इंडिविजुअल स्पेसिफिक या फिर पर्पस स्पेसिफिक के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी बैंक अकाउंट या फिर नेट बैंकिंग इन सब की ज़रूरत नहीं है। किसी एंड्रॉयड फ़ोन की भी ज़रूरत नहीं है। इवन आप एक सिंपल जो फ़ोन आता है नोकिया वगैरह का, उस फ़ोन पे भी आपको SMS के थ्रू एक QR कोड या फिर SMS आ जाएगा जिसके थ्रू आप इस वाउचर को यूज़ कर सकते हैं। ये एक प्रीपेड वाउचर है विच डज नॉट रिक्वायर द बेनिफिशियरी टू हैव अ बैंक अकाउंट। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा, NPCI हैज़ पार्टनर्ड विथ हाउ मेनी कमर्शियल बैंक इन रिलेशन टू ई-रूपी। तो देखिए ई-रूपी के लिए रिसेंटली 11 बैंक के साथ NPCI ने पार्टनरशिप किया है फॉर ई-रूपी ट्रांजेक्शन एंड दे आर एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इंडियन बैंक, इंडसलैंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इन 11 बैंक के साथ NPCI ने रिसेंटली ई-रूपी के लिए पार्टनरशिप किया है। नेक्स्ट है हमारा, उभरते सितारे प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ। ये जो उभरते सितारे प्रोग्राम है वो आपको एग्जिम बैंक का है, जो कि आइडेंटिफाइज करता है इंडियन कंपनीज दैट हैव द पोटेंशियल टू बी फ्यूचर चैंपियन इन द डोमेस्टिक एरिना व्हाइल मीटिंग ग्लोबल डिमांड। नेक्स्ट है हमारा, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड नेशनल हाईवे, इंडियाज रोड डेंसिटी इन 2017 एंड 18 वाज। अगर आप टोटल रोड डेंसिटी देखिएगा तो 1.89 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको मैं आपके साथ बहुत लीन एंड थीन लैंग्वेज में डिस्कस भी करूंगी। व्हाट इज द साइज ऑफ नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम दैट वाज अनाउंस्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर ऑन 23 अगस्त 2021। देखिए इसका जो साइज है वो आपको 6 लाख करोड़ रुपीज़ का है। अगर आप इसका पीरियड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन देखिएगा तो फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 से 2024 से 25 इसका इम्प्लीमेंटेशन का पीरियड है। इन 4 साल में गवर्नमेंट की जो ब्राउनफील्ड जो आपको सेक्टर्स हैं उनसे गवर्नमेंट जो है वो ब्राउनफील्ड एसेट्स जो हैं गवर्नमेंट के, उससे गवर्नमेंट इन 4 सालों में 6 लाख करोड़ रुपीज़ मोनेटाइज 6 लाख करोड़ रुपीज़ कमाने का सोच रही है। अब मैं आपको बता देती हूँ, देखिए यहाँ पे अगर आप नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम के बारे में देखिएगा तो ये बेसिकली जो गवर्नमेंट का जो कोर एसेट्स है उसको, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कोर एसेट्स है उनको गवर्नमेंट कुछ साल के लिए लीज पे देगी और इस लीज से गवर्नमेंट कुछ पैसे इनकम करना चाहती है और उन पैसों को गवर्नमेंट डिफरेंट स्कीम्स में यूज़ करना चाहती है। टोटल टारगेट है गवर्नमेंट का कि इन 4 सालों में उनके कोर
फोर्स एसेट्स जो हैं उनसे वो 6 लाख करोड़ रुपीस कमा सके। यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है एक चीज़ कि यहाँ पे 3 सेक्टर्स हैं जिनके वैल्यूज़ कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। पहला आपको रोड, रेलवे और पावर, इन 3 चीज़ों का वैल्यूज़ यहाँ पे, इन 3 चीज़ों से जो गवर्नमेंट की जो इनकम होगी वो कहा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट का एनुअल टारगेट भी फिक्स है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम के तहत। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2022 का देखिएगा तो 0.88 लाख करोड़ रुपीस का है। वहीं अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2023 का देखिएगा तो 1.62 लाख करोड़ रुपीस का है। फाइनेंशियल ईयर 2024 का देखिएगा तो 1.79 लाख करोड़ रुपीस का, फाइनेंशियल ईयर 2025 का 1.67 लाख करोड़ रुपीस का इसका टारगेट है। गवर्नमेंट का टारगेट है 6 लाख करोड़ रुपीस का इन 4 सालों में। यहाँ पे बहुत सारे एसेट्स हैं जिनको गवर्नमेंट लीज पे देगी। देखिए बेसिकली इस स्कीम के तहत क्या होगा कि गवर्नमेंट का जो ब्राउन फील्ड एसेट्स है जैसे हाईवेज है, रोड है, आपको स्टेडियम्स वगैरह है बहुत सारे, उनको गवर्नमेंट किसी भी प्राइवेट सेक्टर को लीज के लिए देगी कुछ फिक्स टाइम पीरियड के लिए और कुछ फिक्स्ड अमाउंट उसके बदले में लेगी। कहा जा रहा है कि इसमें सबसे अगर आप इंपॉर्टेंट देखिएगा तो रोड है, जो क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो 26,700 किलोमीटर्स का रोड जो है उसको लीज पे देने का प्लान बनाई हुई है। 90 पैसेंजर्स ट्रेन को लीज पे देगी, 400 रेलवे स्टेशंस को लीज पे देगी गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर्स को। उनसे किसी भी एक, मान लीजिए अगर मैं आपको बता दूं कि देखिए आज के टाइम पे क्या होता है, हाईवेज वगैरह है उसको मेंटेन किया जाता है, इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, टोल ले रही है हम लोगों से। गवर्नमेंट यही करेगी किसी भी एक पर्टिकुलर हाईवे को गवर्नमेंट, मान लीजिए दिल्ली टू मुंबई का हाईवे आप ले लीजिए, उसको गवर्नमेंट लीज के लिए दे देगी किसी भी प्राइवेट सेक्टर का, उसका पूरा मेंटेनेंस वगैरह वो प्राइवेट सेक्टर करेगा और उसके बदले में कुछ फिक्स्ड अमाउंट, मान लीजिए 10,000 करोड़ रुपीज़ गवर्नमेंट डिमांड करती है कि आप मुझे उसके बदले 10,000 करोड़ रुपीज़ इन 15 साल के लिए दे दीजिए, तो उनको ये फिक्स्ड अमाउंट उनको देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और प्राइवेट सेक्टर को इसके क्या फ़ायदे होंगे कि उसको वो अपने पर्पस के लिए यूज़ कर सकती है, लाइक उस पर कुछ डेवलपमेंट वगैरह कर सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकती है, जिससे वो उनका इनकम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो सके। मान लीजिए कोई भी एक हाईवे है, कोई भी एक हाईवे, उसके किनारे में मान लीजिए अगर आपको स्पेस वगैरह है, उसको वो किसी भी एडवेंचर्स एक्टिविटीज़, किसी भी ढाबा एंड होटल्स, किसी भी चीज़ के लिए वो यूज़ कर सकती है। 15 साल के लिए उसको वो यूज़ कर सकती है, बाद में गवर्नमेंट को उसको रिटर्न करना पड़ेगा। अभी देखिएगा तो ऑपोजिशन का कहना है कि गवर्नमेंट बेच रही है इन सब चीज़ों को। गवर्नमेंट बेच नहीं रही है, लीज़ के लिए दे रही है। जैसे अगर आप नॉर्मल इंसान में भी देखिएगा, आपका या आपके किसी भी रिलेटिव का किसी भी हाईवे के किनारे अगर ज़मीन है और आपको आगे के 10 साल उस पर घर नहीं बनाना है, तो क्या करते हैं हम लोग, उसको किसी भी वेयर हाउस के लिए दे देते हैं। जस्ट एक बाउंड्री लगा दिया, गेट लगा दिया और किसी भी वेयर हाउस के लिए दे दिया। हम बेच नहीं रहे हैं, उसको लीज़ के लिए दे, कुछ फिक्स्ड पीरियड के लिए, कुछ फिक्स्ड अमाउंट के लिए हम लोग उसको लीज़ के लिए दे रहे हैं। बाद में जब वो लीज़ पीरियड ख़त्म हो जाएगा, अगर हमें रिन्यू नहीं करना है तो वो प्रॉपर्टी हमारे पास रिटर्न आ जाती है, उसको हम अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। यही चीज़ गवर्नमेंट भी करने जा रही है कि उनकी जो चीज़ें पड़ी हुई है, जो ब्राउन फील्ड एसेट्स पड़ा हुआ है, उनको गवर्नमेंट यूज़ करना चाहती है। इसमें जो रेलवे है, आपको पैसेंजर ट्रेन है, रोड है, इसको तो यूज़ किया ही जा रहा है। साथ ही साथ आपको एयरपोर्ट्स हैं। आज के टाइम पे उड़ान स्कीम के तहत क्या हो गया है कि बहुत सारे छोटे छोटे जिलों में आपको, जैसे दरभंगा, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, दरभंगा में आपको आज के टाइम पे एयरपोर्ट है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वो एयरपोर्ट किसी भी प्राइवेट सेक्टर को दे सकती है। आप वहाँ पर डेवलपमेंट कीजिए, वहाँ से फ्लाइट्स वगैरह आपके 15 साल के लिए गवर्नमेंट दे देगी, तो वहाँ से सारा जो वहाँ का अथॉरिटी होगा वो किसी भी एक पर्टिकुलर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में रहेगा। उसका इनकम जो है वो भी प्राइवेट सेक्टर के साथ जाएगा, लेकिन इसके बदले प्राइवेट सेक्टर को, गवर्नमेंट को एक फिक्स्ड अमाउंट देना पड़ेगा। उसी तरीके से गवर्नमेंट वेयर हाउस को दे सकती है। इसी तरीके से आपको स्पोर्ट स्टेडियम्स है गवर्नमेंट के पास बहुत सारे, वो भी आपको प्राइवेट सेक्टर्स को दे सकती है। एयरपोर्ट दे सकती है, माइनिंग प्रोजेक्ट वगैरह दे सकती है, फिर आपको पाइपलाइन, नेशनल गैस पाइपलाइंस दे सकती है। टेलीकॉम सेक्टर के बहुत सारे जैसे BSNL वगैरह है वो भी दे सकती है। आपको वेयर हाउसिंग, माइनिंग, एविएशन, पोर्ट, स्टेडियम, अर्बन रियल एस्टेट, बहुत सारी चीज़ें है गवर्नमेंट के पास जिसको गवर्नमेंट मोनेटाइज कर सकती है इस नेशनल पाइपलाइन मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम के तहत। इसके बहुत सारे फ़ायदे भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मैं आपको कुछ सेक्टर्स हैं जिनका एग्रीगेटेड टारगेट वैल्यू एस्टीमेट वैल्यू है यहाँ पे, वो मैं आपको बता देती हूँ। गवर्नमेंट का मानना है कि रोड से गवर्नमेंट 1,60,200 करोड़ रुपीज़ कमा सकती है। वहीं टेलीकॉम सेक्टर से अगर आप देखिएगा तो 35,100 करोड़, रेलवे से 1,52,496 करोड़ रुपीज़, और पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन से
25,200 करोड़ रुपीज़। तो ये कुछ टारगेटेड वैल्यू है इन कुछ सेक्टर्स के। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको गवर्नमेंट लीज पे देगी और उनसे जो पैसा आएगा उसको डिफरेंट स्कीम्स में यूज़ करेगी। तो गवर्नमेंट का टारगेट यही है। अब मैं आपको इसके कुछ चैलेंजेस आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। देखिए, आप दिल्ली आगरा वाला जो एक्सप्रेस है, अगर आपने कभी यूज़ किया होगा, उस पर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, बहुत अच्छे रोड है वहाँ के, बहुत स्मूथली गाड़ी निकलती है, एवरीथिंग फैसिलिटीज़ है। लेकिन क्या है कि अगर आप दिल्ली टू आगरा का उस हाईवे के आने से अगर आप डिस्टेंस देखिएगा, वो भी कम हो गया है। लेकिन उस पर टोल जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अदर टोल जो हम दूसरे हाईवेज़ पे करते हैं उसके कंपैरिजन में। तो यही चीज़ होगा, जब प्राइवेट के हाथ में आएगा आपको फैसिलिटीज़ अच्छी मिलेगी, लेकिन उसका जो आपको पैसे हैं वो भी आपको पे करना पड़ेगा। इसका इफेक्ट आपको मिडिल क्लास है उस पर देखने को मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंजेस देखने को बहुत बड़ा एक आप इसका क्रॉन कह सकते हैं। इसका एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो गवर्नमेंट के सामने देखने को मिलेगा। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ऐसा भी कहना है कि कुछ ऐसी ब्राउनफील्ड प्रॉपर्टीज़ है जो गवर्नमेंट दे रही है ना, जब 15 साल के बाद उसको रिटर्न किया जाएगा, गवर्नमेंट के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, सिर्फ उसको बेचना ही पड़ेगा। वो ऐसे कंडीशन में गवर्नमेंट को रिटर्न किया जा रहा है। तो ऐसा भी कहा जा रहा है। लेकिन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा कहा गया है कि एक एसेट मोनेटाइजेशन अथॉरिटी भी बनाई जाएगी जो इन सब चीज़ों को देखेगी। इन सब चीज़ों को कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे फिक्स किए जाएंगे, जिन पैरामीटर्स को वो अथॉरिटी जो है वो चेक करेगी। ये हो गया। दूसरा, उनके द्वारा कहा गया है कि वो निर्मला सीतारमण जी ने क्लियर स्टेटमेंट में कहा कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो ब्राउनफील्ड एसेट्स हैं जिनको हम लीज पे दे रहे हैं, हम उनको बेच नहीं रहे हैं, उनको हम लीज पे ले दे रहे हैं। उससे जो पैसा जनरेट होगा उससे जो हमारी इकोनॉमी है उसको काफ़ी ज़्यादा बूम मिल सकता है। दूसरा, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा एक और चीज़ क्लियर की गई थी कि इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। क्योंकि जहाँ से ही आपको हाईवेज़ वगैरह पे गवर्नमेंट क्या करिए, हाईवेज़ वगैरह पे कोई डेवलपमेंट नहीं करी है। लेकिन अगर प्राइवेट के हाथ में रहेगा, प्राइवेट वहाँ पे कुछ एडवेंचर्स एक्टिविटीज़ कुछ टाइम पीरियड पे कहीं पे मॉल बना सकते हैं, कहीं पे होटल्स बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपको एम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिल सकता है। तो ये 3 चीज़ें हैं इसके जो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा क्लियर कहा गया था। आई होप आपको ये जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम हो मैंने क्लियर किया है। कुछ भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो इसमें से 3 से 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहला, इसकी मतलब इसका साइज़ क्या है, 6 लाख करोड़ रुपये इसका साइज़ है। इसका 4 साल का टारगेट है, 2021 से 22 वाले फाइनेंशियल ईयर से 2024 से 25 वाले। इसमें से कौन कौन से सेक्टर्स को इंक्लूड किया गया है और टारगेट क्या है, हर एक मैंने आपको एनुअल टारगेट बताया था, वो भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिसको आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, एन विश्वनाथन कमेटी इज रिलेटेड टू। ये जो एन विश्वनाथन कमेटी है वो आपको रिलेटेड है क्रिएटिंग एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। नेक्स्ट है हमारा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन 23 अगस्त 2021 imposed a fine of 200 crore rupees on dash for anti-competitive practices related to how it forced dealer to discount car। तो ये जो फाइन है CCI के द्वारा वो मारुति सुजुकी पे लगाया गया है और ये जो फाइन है वो 200 करोड़ रुपीस का लगाया गया है, क्योंकि वो जो अपने उनके जो शोरूम्स है उसमें फोर्स करता है डीलर को डिस्काउंट पे कार देने के लिए। इस चीज़ के लिए ये फाइन CCI के द्वारा लगाया गया है। नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, मंथन 2021 इज एन इनिशिएटिव ऑफ। ये एक हैकथॉन है। ये जो इनिशिएटिव है वो आपको AICTE, नीति आयोग एंड ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है। अगर मैं आपको इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव बता दूं तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है टू आइडेंटिफाई इनोवेटिव कॉन्सेप्ट एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन for addressing the security challenges of the 21st century faced by the intelligence agency of the country and empower these enforcement agencies। ये जो आपको मैराथन 2021 है, मंथन 2021, ये आपको 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2021 के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसमें आपको बहुत सारी टीम या फिर इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेट करेंगे। 2 लेवल में होगा। पहले में आपको वेबसाइट्स पे कुछ आपको प्रॉब्लम्स दिए रहेंगे, कुछ सिक्योरिटी चैलेंजेस दिए रहेंगे जिसके आपको
सॉल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड करना है। सेकेंड फेज में एक पैनल होगी जो कि बेस्ट को चूज़ करके निकालेगी, बेस्ट सॉल्यूशन को चूज़ करके निकालेगी। विनिंग टीम को 40 लाख रुपीज़ का यहाँ पे कैश प्राइज दिया जाएगा। ये जो हैकाथॉन है विल बी हेल्ड अंडर 6 थीम फॉर 20 डिफरेंट चैलेंजेस स्टेटमेंट यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, मशीन लर्निंग अमॉन्ग अदर्स। ये कुछ थीम्स हैं, ये कुछ हैकाथॉन के अंदर कुछ चैलेंजेस थीम्स हैं और कुछ 20 डिफरेंट चैलेंजेस हैं जिसको यहाँ पे आपको इस मंथन 2021 में आपको सॉल्व किया जाएगा। इनके आपको जो 21st सेंचुरी के जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उनको यहाँ पे टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस जो हैं वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा सुजलम कैंपेन। ये जो कैंपेन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है 25 अगस्त 2021 को। इट इज़ अ कैंपेन फॉर मेकिंग मोर ओपन डेफिकेशन प्लस विलेजेस बाय अंडरटेकिंग वेस्ट वाटर मैनेजमेंट एट विलेज लेवल। देखिए गाँवों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ग्रे वाटर, जैसे हम जो नहाने का पानी यूज़ कर रहे हैं, नहाने के लिए पानी यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम वेजिटेबल वगैरह धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए जो पानी यूज़ कर रहे हैं, इसका मैनेजमेंट गाँवों में बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम होता है। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, इन पानियों को लोग नाले के माध्यम से आपको नदी में या फिर कोई भी ऐसे कहीं भी ऐसे बहाना स्टार्ट कर देते, जिस वजह से आपको वहाँ पे मच्छर वगैरह इन सब का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। इस चीज़ को मैनेज करने के लिए सुजलम कैंपेन जो है रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा लॉन्च किया गया है। द कैंपेन विल हेल्प इन द मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट वाटर विच विल इन टर्न हेल्प रिवाइव द वाटर बॉडीज। ये 100 डेज तक रन करेगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान इसको 100 डेज तक इसको चलाया जाएगा। इसका बेसिक पर्पस है ये इंश्योर करेगा sustainability of ODF gain and create 1 million soak pits. It aim to achieve ODF plus states for village across the country in an accelerated manner. इसमें बेसिकली आपको फोकस किया जाएगा डिजायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पे सच एज सोक पिट फॉर ग्रे वाटर मैनेजमेंट इन द विलेजेस। क्योंकि विलेजेस में अगर आप देखिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो ग्रे वाटर है इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह नहीं है, तो वहाँ पे सोक पिट्स या फिर जिसको आप लेने थे सोकता वगैरह कहते हैं वो बनाया जाएगा, ताकि वहाँ पे ग्रे वाटर जो है, जो घर से जो पानी निकल रहा है एक्सेप्ट टॉयलेट वाटर, इसके मैनेजमेंट के लिए वहाँ पे व्यवस्था किया जाएगा, ताकि अब ODF प्लस का जो ये ODF प्लस जो है वो अब गाँव लेवल पे भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, काफ़ी ज़्यादा गाँव जो है वो ODF प्लस स्टेटस को अचीव कर सके। नेक्स्ट है हमारा फुल फॉर्म ऑफ स्पर्श सीन इन न्यूज़। देखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक इनिशिएटिव है, पेंशन के लिए इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। इसका फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इस टाइम पे न्यूज़ भी रहा था। चलिए नेक्स्ट है हमारा समृद्धि। समृद्धि भी अभी बहुत न्यूज़ में रहा था। ये बेसिकली जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो स्टार्टअप कंपनीज हैं उनको हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। पहले आप इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, स्टार्टअप एक्सेलरेटर फॉर मैत्री फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। इसका फुल फॉर्म है, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा मैत्री स्टार्टअप हब MSH के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इट विल फोकस ऑन एक्सेलरेटिंग द 300 स्टार्टअप बाय प्रोवाइडिंग कस्टमर कनेक्शन, इन्वेस्टर कनेक्ट एंड इंटरनेशनल इमर्जन इन नेक्स्ट 3 ईयर। इसका बेसिक पर्पस अगर मैं आपको लीन एंड थीन लैंग्वेज में बताऊं तो सॉफ्टवेयर के सेक्टर में जितने भी स्टार्टअप कंपनीज हैं उनको बूम करने के लिए इस समृद्धि को लाया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा, एटलीस्ट 5 पुलिसमैन वेयर किल्ड इन ए वायलेट बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन विच 2 स्टेट। तो अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, असम एंड मिजोरम बॉर्डर पे जो डिस्प्यूट हुआ था जिसकी वजह से वहाँ पे गोलीबारी भी हुई थी और 5 पुलिसमैन की वहाँ पे डेथ हो गया है। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है न्यू ड्रोन पॉलिसी 2021। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। देखिए आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में जुलाई के लास्ट महीने में आपको ड्रोन से अटैक हुआ था। उसके बाद हमें लगा था कि गवर्नमेंट जो है वो ड्रोन को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगी, लेकिन इस बार का अगर आप पॉलिसी देखिएगा तो इसमें मेजर चेंजेस किए गए हैं। इवन गवर्नमेंट जो है वो ड्रोन को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। प्रमोट इन द सेंस कि ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट इसको बैन नहीं कर रही है, इसको प्रमोट कर रही है। आप इसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग न्यू ड्रोन पॉलिसी 2021 देख लेते हैं। अगर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस बताऊं न्यू ड्रोन पॉलिसी रूल 2021 में जो चेंजेस किए गए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपको नंबर ऑफ फॉर्म्स। पहले नंबर ऑफ फॉर्म्स अगर आप ड्रोन के लिए देखिएगा तो 25 था, लेकिन अब इसको रिड्यूस करके 5 कर दिया गया है। टाइप ऑफ फी जो है वो भी रिड्यूस कर दिया गया है, पहले 72 था, अब इसको 4 कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि जो ड्रोन का साइज होता है ना उसके हिसाब से आपको लाइसेंस का फी पे करना पड़ता था। लाइक अगर आप देखिएगा तो ड्रोन का साइज आपको लार्ज, मीडियम, स्मॉल, नैनो इन साइज
साइज़ का होता था, लेकिन अगर मान लीजिए लार्ज साइज़ का आपके पास ड्रोन है तो आपको 10 ईयर्स के लिए आपको 3000 रुपीज़ का पायलट लाइसेंस फ़ी पे करना पड़ता था। लेकिन अब इसको नॉमिनल कर दिया गया है, मतलब किसी भी कैटेगरी का ड्रोन आपके पास क्यों ना हो, आपको 100 रुपीज़ का ही लाइसेंस फ़ी पे करना पड़ेगा। एक और बिगेस्ट चेंज किया गया है न्यू ड्रोन पॉलिसी में, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। ये एक प्लेटफॉर्म है, डेवलप किया गया है, यूज़र फ्रेंडली सिंगल विंडो सिस्टम है। इसके साथ आपको एक इंटरैक्टिव एयर स्पेस मैप भी तैयार किया गया है। देखिए, आपको पता है कि जो ड्रोन है आप हर एक एरिया में नहीं यूज़ कर सकते, लाइक रेड एरियाज़, कुछ रेड एरियाज सेलेक्ट किए गए हैं, उसमें आप ड्रोन को नहीं यूज़ कर सकते हैं। जैसे एयरपोर्ट से पहले क्या था कि 45 किलोमीटर के रेंज तक आप ड्रोन को नहीं यूज़ कर सकते थे। मोस्ट ऑफ सिटीज़, जैसे आप उड़ान योजना के तहत मैंने आपको बार बार बताया है कि जो सिटीज़ के अंदर, स्मॉल सिटीज़ के अंदर आपको एयरपोर्ट डेवलप किया गया है, तो उन सिटीज़ में 45 किलोमीटर्स बहुत ज़्यादा होता है, मतलब आप पूरे सिटी में ही ड्रोन यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब इनमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किया गया है। अब जो आप ड्रोन है वो एयरपोर्ट से 12 किलोमीटर के बाद आप यूज़ कर सकते हैं। 12 किलोमीटर का जो रेंज होता है उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म बताया है, वहाँ पे एक एयर स्पेस मैप दिया जाएगा जिसमें ग्रीन, येलो और रेड, ये तीनों जोन आपको उसमें आपको बताए जाएंगे कि आप किन किन एरियाज़ में ड्रोन को यूज़ कर सकते हैं। चलिए, और मैं इसके कुछ मेजर चेंजेस बताऊँ तो नो रिक्वायर्ड फॉर सिक्योरिटी क्लियरेंस बिफोर इशू ऑफ एनी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस। साथ ही साथ पहले क्या होता था कि जो फॉरेन ओनर्स के जितने भी ड्रोन्स थे उसको इंडिया में रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता था, उसको आप नहीं यूज़ कर सकते हैं। जितने भी फॉरेन कंपनी से आप इंपोर्ट करके ला रहे हैं उनको आप नहीं यूज़ कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप फॉरेन ओनर्स के भी जितने भी ड्रोन हैं आप उसको भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखिएगा तो एक आपको जो इम्पोर्ट ऑफ ड्रोन है उसके लिए एक रेगुलेटरी बनाया गया है, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड करके जो है वो जो इम्पोर्टेड ड्रोन्स है उसको रेगुलेट करेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ बताइए, देखिए जो ड्रोन है उसको लेकर के ऐसा कहा जा रहा है कि आगे इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस आपको देखने को मिलेंगे। लाइक आज के टाइम पे जितने भी ई कॉमर्स कंपनीज है वो भी बाद में जाकर के इन ड्रोन को यूज़ करेगी डिलीवरी वगैरह के लिए। तो जो अगर आप देखिएगा वेटेज है उसको भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया है। वेटेज जो था वो पहले 300 केजीज तक था, लेकिन अब जो है वेटेज उसको 500 केजीज तक का कर दिया गया है। तो ये कुछ मेजर चेंजेस इस बार की जो न्यू ड्रोन पॉलिसी आई है उसमें आपको देखने को मिला है। चलिए, नेक्स्ट हमारा मुस्लिम वुमेन्स राइट डे वाज ऑब्जर्व ऑन। मुस्लिम वुमेन राइट्स डे जो है वो आपको 1 अगस्त 2021 को ऑब्जर्व किया गया है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्माइल स्कीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहले अब मैं आपको स्माइल स्कीम के बारे में बता देती हूँ। ये एक न्यू स्कीम है जो कि एग्जिस्टिंग जो पहले बेगर्स एंड ट्रांसजेंडर्स के लिए 2 डिफरेंट स्कीम्स था, उनको मर्ज करके इसको बनाया गया है। सपोर्ट फॉर मार्जिनाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइजेस, ये कंपोनेंट है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का। अगर मैं बताऊँ आपको स्माइल के बारे में तो इसका बेसिक फोकस रहेगा, देखिए बेगर्स एंड ट्रांसजेंडर्स, इनका इस दो जो कैटेगरी है इसका बेसिक फोकस रहेगा स्माइल के अंदर। इस स्कीम के तहत क्या हो जाएगा, इनको रिहैबिलिटेशन, एट प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अर्बन लोकल बॉडीज़ के पास बहुत सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, उनमें इनको रहने का व्यवस्था दिया जाएगा। साथ ही साथ इनको मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाएगा, काउंसलिंग प्रोवाइड किया जाएगा, बेसिक डॉक्यूमेंटेशन, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक लिंकेजेस एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें जो है इस स्माइल स्कीम के तहत बेगर्स एंड ट्रांसजेंडर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। इट इज़ अ सेंटर सेक्टर स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्सन engaged in begging is a sub scheme of स्माइल। एट प्रेजेंट अगर आप देखिएगा तो 60,000 पोरेस्ट पीपल जो है उसको इस स्माइल स्कीम के तहत बेनिफिट मिल रहा है। नेक्स्ट है हमारा ईज 4.0। देखिए, इससे पहले ईज 1.0, 2.0 एंड 3.0 भी आ चुका है, ये ईज 4.0 है। बेसिकली ये जो ईज 4.0 है वो आपको बैंकिंग सेक्टर्स जितने भी PSBs हैं उनमें रिफॉर्म के लिए इसको लाया गया है। इसका फुल फॉर्म है इनहेंस्ड एसेस एंड सर्विस एक्सीलेंट। इट इज़ अ सेंटर्स रिफॉर्म agenda of public bank aimed at institutionalizing clean and smart banking। 2018 में इसको लॉन्च किया गया था, 2018 के जुलाई में, जॉइंटली बाय गवर्नमेंट एंड द PSBs। आप देखते होंगे पब्लिक सेक्टर्स के आप जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक में जाते होंगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, लेकिन पब्लिक सेक्टर्स के बैंक में जो है उसमें इतने ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है। तो उन फैसिलिटीज़ को यहाँ लाने के लिए इस रिफॉर्म को लाया गया है। आप देखते होंगे एट प्रेजेंट में बैंक के पास NPA बहुत ज़्यादा हो रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स
भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में आपको लीन एंड थीन लैंग्वेज में बताऊँ तो होता है बैंक जो लोन प्रोवाइड करती है, बहुत सारा लोन ऐसा होता है जो नहीं रिटर्न मिलता है। जैसे आपने बहुत सारे ऐसे लोन्स बिग जैसे पीएनबी का जो स्कैम था वो आपने देखा होगा। ऐसे बहुत सारे एनपीएस जो बैंक के पास हो जाते हैं, इस वजह से बैंक जो होता है उसको उसके ऊपर एनपीए इतना ज़्यादा हो जाता है कि दो बैंक को मर्ज करने की ज़रूरत पड़ जाती है, कभी कभी बैंक को बेचना पड़ जाता है, कुछ सेंटर्स को बंद करना पड़ जाता है। तो इस रिफॉर्म के तहत यही चीज़ें की जाएंगी। बैंकिंग सेक्टर्स में मेजर चेंजेस के लिए इस ईज 4.0 को इंट्रोड्यूस किया गया है। इट इज़ अ कॉमन रिफॉर्म एजेंडा फॉर पीएसबी एम्ड एट इंस्टीट्यूशनलाइजिंग क्लीन एंड स्मार्ट बैंकिंग। चलिए एट लास्ट बुक एंड ऑथर्स हम लोग देख लेते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इन एन आइडियल वर्ल्ड, कुणाल बासु के द्वारा लिखी गई है। बेगम एंड रानी, हजरत महल एंड लक्ष्मीबाई इन 1857 बाय रुद्राक्षु मुखर्जी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। नेक्स्ट है ए डेथ इन सोनागाछी, ए नॉवेल है ये, एक रिजुला दास के द्वारा लिखी गई है। बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया अनवेंक्ड फुलवाना, मनीन भट्ट के द्वारा ये बुक लिखी गई है। द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन, ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन टॉर्जन हॉर्स, ए नॉवेल इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, अभिषेक सरन एंड डीपी सिन्हा के द्वारा ये नॉवेल भी आपको लिखी गई है। जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स थे वो मैंने आपको कवर करा दिया। साथ ही साथ जितने भी अक्टूबर के पीडी के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो भी मेरी पूरी कोशिश रही कि मैं आपको कवर करा दूँ, दैट टू बी इन लीन एंड थीन लैंग्वेज। किसी भी पॉइंट पर अगर आपको कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एज सुन एज पॉसिबल मैं आपका डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और हाँ, इसका PDF आपको विद इन 1 वीक मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और कुछ चीज़ें बता दूं, जैसे 67th BPSC का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। जो लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं आप प्लीज़ अपना रजिस्ट्रेशन एज सुन एज पॉसिबल हो कंप्लीट कर लीजिएगा। और हाँ, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस बार बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं नोटिफिकेशन में। अपनी स्टडीज़ को फास्ट अप कीजिए, अपनी स्टडीज़ को रेगुलर बेसिस पे कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लास्ट 75 डेज़। बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए एक 75 डेज़ का स्ट्रैटेजीज भी लेकर के आऊँगी, ताकि आपको उससे हेल्प मिल सके। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, जिससे आपको प्रीलिम्स में हेल्प मिलेगा। करेंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, तो आप प्लीज़ करेंट अफेयर्स के सेक्शन को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, डेली बेसिस पे पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन को भी प्रेस करके जाइए, ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू।